हेलो फ्रेंड्स, मैं रिपेश आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ग 10 के अर्थशास्त्र के बुक के जितने भी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या एक नंबर के जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में ये वीडियो है। और ये लगभग 120 के आसपास वीडियो होगा। और ये वीडियो अगर लंबाई की बात करेंगे तो लगभग आधा से 30 से 40 मिनट का ये वीडियो है, और जिसमें हम लोग फटाफट बस जो क्वेश्चन और पढ़ेंगे और उसका जो आंसर होगा वो डील करते हुए निकलेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक और शेयर प्लीज़ करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके और उन दोस्तों को भी बोलें कि वो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। और जो भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और इसका जो भी PDF होगा वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया रहेगा, वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पे जाके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग वर्ग 10 के अर्थशास्त्र जो इकोनॉमिक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग डीलिंग करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो कृषि क्षेत्र है उसे हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है, और ये जो सेवा क्षेत्र है ये तृतीय क्षेत्र है, और औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र है। तो आप बोलेंगे सर प्राथमिक क्षेत्र तो जमीन से जो कुछ हमें जो नेचर से गिफ्ट के द्वारा जो सामान से मिला हुआ है उसका उपयोग करके जो हम लोग अपना जीवन यापन करने के लिए करते हैं उसे हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहा गया है। जैसे कि कृषि भगवान के द्वारा गिफ्ट के तौर पे हमें मिला हुआ है ज़मीनें, और उसको हम लोग खेती करते तो वो प्राथमिक क्षेत्र हुआ। ठीक है, अगर हम लोग वही खेती के सामान से अगर हम लोग कोई अगर फैक्ट्री में कुछ सामान बनाते तो वो औद्योगिक क्षेत्र होगा, और उसको हम लोग द्वितीय क्षेत्र भी कहते हैं। और जो सेवा जो होता है जैसे कि किसी का टीचिंग करना, पढ़ाना, जैसे मैं अभी यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ ये देखना, ये सारा का सारा बनाना, ये सब आपके थर्ड क्षेत्र के यानी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, रूस, भारत या चीन? भारत या इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत में ही सिर्फ मिश्रित अर्थव्यवस्था है, बाकी हर जगह पे यानी चीन में, रूस में साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, और अमेरिका में जो है सो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950 को, 15 सितंबर 1950 को, 15 अक्टूबर 1951 को, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में योजना आयोग का जो गठन है वो 15 मार्च 1950 को किया गया था, यानी आपको उत्तर हो जाएगा ए का। किस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उस देश कहलाता है, यानी जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। विकसित, अविकसित, अर्धविकसित, इनमें से कोई नहीं। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय सबसे ज्यादा होता है उसे हम लोग विकसित राष्ट्र के अंतर्गत डालते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, केरल, बिहार और दिल्ली। तो दोस्तों देखिए कि बीमारू राज्य यानी BIMU, ARU। तो BI से बिहार हो गया, M से मध्य प्रदेश हो गया, A से असम हो गया, R से राजस्थान हो गया, और U से उत्तर प्रदेश। यानी ये 5 जो राज्य हैं ये इसको हम लोग बीमारू राज्य के अंतर्गत मानते हैं। तो ये जो बिहार है ये एक पिछड़ा राज्य के अंतर्गत आ जाता है। भारत में अंग्रेजी शासन एक डैश था। भारत अंग्रेजी शासन का एक उपनिवेश था, और उपनिवेश का अर्थ होता है कि जब कोई भी देश अगर किसी अन्य देश पर अपने आर्थिक लाभ को बढ़ाने के लिए जब शासन करते हैं उसे ही उपनिवेश कहा जाता है। तो अंग्रेजी भारत पर आकर शासन ही कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने भारत का अर्थव्यवस्था का किया था क्या? तो शोषण, यानी भारत में अंग्रेजों ने भारत के अर्थव्यवस्था का पूरी तरीके से ही शोषण किया था। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यानी कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही हम लोग अपने आजीविका के लिए अर्जित करते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत को डैश क्षेत्र कहा जाता है। तो औद्योगिक यानी कि खेत से बने हुए सामान को हम लोग फैक्ट्री में बनाते हैं, इसी को हम लोग द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। आर्थिक विकास आवश्यक रूप से डैश की प्रक्रिया है, परिवर्तन की। किसकी प्रक्रिया है? परिवर्तन की। और भारत के आर्थिक विकास का श्रेय डैश को दिया जाता है, नियोजन को। यानी भारत में नियोजन के द्वारा ही आर्थिक विकास संभव होगा। अगला है कि आर्थिक विकास की माप करने वाले को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है प्रति व्यक्ति आय, यानी कि और प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला होता है कि किसी देश की कितनी GDP है, मतलब कितना ग्रॉस, कितनी की राष्ट्रीय आय है, और बट्टे
उस देश की कितनी जनसंख्या, दोनों को भाग करने से प्रति व्यक्ति आय आ जाती है। तो अगर किसी भी देश का आर्थिक विकास मापने का सबसे उचित सूचकांक प्रति व्यक्ति आय को ही माना गया है। अगला क्वेश्चन है कि साधनों के मामले में धनी होते हुए बिहार की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। क्यों? क्योंकि बिहार से झारखंड के अलग हो जाने के बाद जितने भी जो औद्योगिक क्षेत्र और जो भी खनन वाले क्षेत्र थे वो सारे के सारे क्षेत्र झारखंड राज्य में चले गए और बिहार में अब कुछ ही मात्रा में खेत खलियान, अब ज़्यादातर खेती ही है। अगला है कि बिहार में डैश ही जीवन का आधार है, यानी सारे खनन क्षेत्र झारखंड में जाने के बाद अब बिहार में लोग कृषि पर ही आश्रित हैं ज़्यादातर। बिहार के विकास में डैश सबसे बड़ी बाधा है, बाढ़, यानी कि बिहार में हर वर्ष बिहार का लगभग उत्तरी बिहार जो है वो पूरी तरीके से बाढ़ के में ही डूबा हुआ रहता है। अगला है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 2004 के आंकड़े के अनुसार कितनी है। तो अगर हम लोग बात करेंगे भारत की प्रति व्यक्ति आय 2004 के आंकड़ों के अनुसार कितनी है, तो ये हो जाएगा आपको 28,000, 22,000, 16,000, 28,000, 25,000, तो 28,000 रुपया जो है वो प्रति व्यक्ति। आर्थिक नियोजन क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन, मनोरंजन या क, तो यानी आर्थिक क्रिया का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन, जैसे कि जो कोई भी अगर कार्य अपने जीविका अर्जन करने के लिए कर रहा है उसी को हम लोग आर्थिक क्रियाओं के द्वारा ही होता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी दुकानदार अपनी ठेली लगा रहा है या बिक्री कर रहा है, वो सब उनका जीविकोपार्जन का ही क्षेत्र है। अगला है कि सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति या इन सभी। तो किसी भी देश के विकास के लिए हम लोग लगभग सभी को देखते हैं, यानी कि अगर किसी भी राज्य के स्वास्थ्य की स्थिति, साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय इसकी विकास के स्तर को बताता है। भारत के पड़ोसी देश में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। अगर हम लोग बात करेंगे भारत के अलावा जो देश है जिसकी प्रति व्यक्ति सबसे ज़्यादा आय है तो वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में बांग्लादेश की जो आय है वो भारत अब अभी तो वर्तमान में ये भारत से भी ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश की हो चुकी है। मानव विकास की दृष्टि से बिहार के पड़ोसी देश में किस देश की स्थिति इससे बेहतर है। बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और श्रीलंका। तो अगर हम लोग बात करेंगे किस देश की स्थिति सबसे बेहतर है तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा आप लोगों को श्रीलंका, नहीं बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है कि सन 2008 से 2009 में सन 2008 से 9 में के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। तो अगर हम लोग बात करेंगे कि सन 2008 से 2009 के बीच में भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय 22,553 रुपया, उसके बाद 25,494 रुपया, 6,610, 54,850, तो 25,494 यानी ख होगा जो आपका उत्तर होगा। अगला है भारत की वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 21 अप्रैल से 31 मार्च तक या 1 दिसंबर से 31 अगस्त तक। तो भारत का जो 21 वर्ष है वो 21 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है। ठीक है, 21 अप्रैल नहीं होगा दोस्तों, ये 1 अप्रैल होगा, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो है वो किसी भी देश की वित्तीय वर्ष भारत की वित्तीय वर्ष को माना जाता है। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है, बिहार, पंजाब, हरियाणा या गोवा। अगर हम लोग बात करेंगे कि बिहार में किस राज्य के सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है तो वो गोवा है, क्योंकि गोवा में ज़्यादातर निवेश भी होता है और यहाँ की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा कम है। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है, तो पटना, गया, शिवहर और नालंदा। तो सिंपल सा है पटना, क्योंकि पटना एक बहुत ही बड़ा म्यूनसिपलिटीज है और यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होने के अलावा यहाँ पे धनी मनी लोग भी ज़्यादातर रहते हैं। उत्पादन और आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है सहज, वैज्ञानिक, व्यापारिक या उपयुक्त तीनों। तो उत्पादन और आय गणना के दृष्टिकोण से अगर हम लोग बात करेंगे तो सहज, वैज्ञानिक और व्यवहारिक उपयुक्त तीनों आर्थिक दृष्टिकोण से संभव है। बिहार की डैश प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। 41.4% जो आबादी है वो क्या करती है, गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। उत्पादन, आय एवं डैश एक चक्री समूह है, यानी कि उत्पादन, आय और व्यय ये तीनों एक चक्री का निर्माण करती है, यानी हम लोग पहले चीज़ को उत्पादन करेंगे, फिर आय उससे पैसा होगा और फिर उसका खर्चा करेंगे, ये चक्री बनेगा। राष्ट्रीय आय की वृद्धि होने पर प्रति व्यक्ति आय में भी क्या हो जाती है दोस्तों, वृद्धि होने लगती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय
की वृद्धि होने पर से डैश की क्रिया की पूर्ति होती है, यानी जब राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय जब बढ़ेगी तो देश का विकास बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, अगला है कि बिहार में वर्ष 2008 से 9 में कुल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत कितना हो गया था। तो बिहार में 2008 से 9 के बीच में कुल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी जो है वो 11.3% हो गया था। अब कुछ फुल फॉर्म से ये भी आप लोग इसका पीडीएफ मिलेगा, आप याद कर लीजिए। जैसे कि जीडीपी का अर्थ होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पीसीएल का फॉर्म होता है पर कैपिटा इनकम, उसके अलावा एनएसएसओ का होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, या सीएसओ का होता है सेंट्रल स्टैटिकल्स ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद जीएनपी का फॉर्मूला फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी का होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनआई का होता है नेशनल इनकम, एंड ईडीआई का होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ये 8 हैं जो ऑब्जेक्टिव आप लोगों के बुक्स में दिया होगा, तो वो भी मैंने इसके साथ साथ ही इसमें ऐड कर लिया है। ठीक है, तो अब आगे की बात करते हैं। तो क्वेश्चन है कि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है। कृषि क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का, या इनमें से किसी नहीं। तो बिहार में आय का सबसे ज़्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का ही होता है, क्योंकि बिहार के लोग ज़्यादा बाहर में जाके काम करके पैसा भेजते हैं और ज़्यादातर बिहार के लोग मजदूरी ही करते हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है विनिर्माण, कृषि, परिवहन या व्यापार। तो बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का जो मुख्य अंग है वो कृषि है। राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है सरकार की आय, पारिवारिक आय, सार्वजनिक उत्पादन के साधनों से आय। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है कि जितने भी जो राष्ट्र जो उत्पादन कर सकते हैं वो उत्पादन के साधनों से आय करना। भारत के वित्तीय वर्ष कहा जाता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 1 मार्च से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष के प्रत्यक्ष रूप में उपभोग दिया जाता है। यह किसने दी थी, मार्शल ने, फिशर ने, पीगू ने, या इनमें से किसने। तो ये जो बात है ये फिशर जी के द्वारा दी गया था कि वास्तविक राष्ट्रीय आय जो है वो वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग होता है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलेंगे कि आधुनिक युग की प्रकृति का श्रेय किसको जाता है। तो आधुनिक युग में जो इतना विकास हुआ है इसका श्रेय पूरी तरीके से हम लोग को मुद्रा को देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की क्या है। तो मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की एक जीवन शक्ति है। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा के विकास का इतिहास मानव सभ्यता के विकास का क्या है। मुद्रा के विकास का इतिहास मानव सभ्यता के विकास का इतिहास भी है, यानी मुद्रा के विकास के साथ साथ मानव जाति का भी विकास हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा का एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करने की प्रणाली को हम लोग वस्तु विनिमय कहते हैं। मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है और यही उपलब्धि मनुष्य को आगे की तरफ बढ़ाया गया। मुद्रा विनिमय क्या है। मुद्रा जो है वो एक विनिमय का माध्यम है और इसी के माध्यम से हम लोग एक्सचेंज करते हैं। प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का कार्य क्या हो गया है, सरल हो, यानी प्लास्टिक मुद्रा यानी कि एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के कारण ही क्या हो गया, विनिमय का कार्य बहुत ही आसान हो गया है। मुद्रा एक बहुत ही अच्छा को सेवक माना जाता है। आय और उपभोग के अंतर को, यानी अगर आप मान लो 1000 रुपया कमा रहे हो और 500 रुपया खर्चा कर रहे हो, तो जो भी बचेगा वो 500 रुपया क्या होगा, आपकी बचत होगी, आपका उत्तर हो जाएगा बचत। कचरा बना दिया। ठीक है, अगला है कि साख का मुख्य आधार क्या होता है। साख का मतलब ही होता है विश्वास, यानी आपको जिस व्यक्ति के ऊपर जितना विश्वास होगा आप उसको उतना पैसा पेड कर सकते हो। किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है। तो ये जो कथन है ये क्रॉथर के द्वारा कहा गया था, या फिर मार्शल के द्वारा कहा गया था, या फिर पीगू के द्वारा कहा गया था, या फिर टेक्रोस्ट के द्वारा कहा गया था। तो ये जो बात है ये कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए, ये बात पीगू के द्वारा कहा गया था, जो कि बहुत बड़े अर्थशास्त्री माने जाते हैं। निम्न में से कौन साख पत्र के अंतर्गत नहीं आता है, चेक, बैंक ड्राफ्ट, हुंडी या कागजी मुद्रा। तो जो हुंडी होता है जो साख पत्र के अंतर्गत कागजी मुद्रा नहीं आता है। वस्तु विनिमय प्रणाली का मुख्य कठिनाई क्या था, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, मूल्य को नापने की कठिनाई, या इनमें से दोनों, या इनमें से कोई नहीं।
तो यानी वस्तु विनिमय की प्रमुख कठिनाई वह दोहरे संयोग का अभाव भी था और इसकी कठिनाई, यानी उसका आपका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ग दोनों। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि वस्तु विनिमय में हमें चाहिए पेन और आपके पास है गेहूँ, तो अगर आप गेहूँ के बदले पेन लेंगे तो मेरे पास गेहूँ बहुत ज़्यादा हो जाएगा और मेरे पास उतना ज़्यादा पेन भी नहीं रहेगा। तो फिर मतलब वस्तु के दौरे से, अगर मान लीजिए कि आपको पेन चाहिए, मेरे पास गेहूँ है और आप बोलोगे मैं गेहूँ नहीं लूँगा, तो बस दिक्कत हो जाएगा। तो वही है, तो दोहरे संयोग का अभाव, और हम लोग किसी भी वस्तु का अच्छी तरीके से स्थिति मतलब उसका भाव नहीं लगा सकते थे। मुद्रा का सबसे प्राचीनतम रूप किसे माना गया है? धातु मुद्रा को, सिक्का को, वस्तु मुद्रा को या पत्र मुद्रा को? तो जो मुद्रा का सबसे जो प्राचीनतम रूप है उसको हम लोग वस्तु मुद्रा को मानते हैं, कि वस्तु के बदले वस्तु देना। किस धातु का मुद्रा सर्वप्रथम सर्वाधिक उपयोग किया गया था? लोहा, तांबा, पित्तल, चांदी या सोना? तो सबसे पहले सोना और चांदी के ही मुद्रा का उपयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? मूल्य का संचय, विलंबित भुगतान का मान, मूल्य का हस्तांतरण, विनिमय का माध्यम। तो जो मुद्रा का जो प्रारंभिक कार्य है वो विनिमय का माध्यम ही, यानी कि वो एक्सचेंज करता है। बचत को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व है? बचत करने की क्षमता, बचत करने की इच्छा, बचत करने की सुविधा या इनमें से तीनों। तो बचत को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व को हम लोग उसके अंतर्गत बचत करने की क्षमता, इच्छा और सुविधाएं तीनों ही आ जाएंगे। गैर संस्थागत, अगला क्वेश्चन है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन है? देसी बेकर महाजन, देसी ब्रोकर मतलब जो दलाल होता है वो, देसी ब्रोकर, महाजन, व्यापारी या सहकारी बैंक। तो गैर संस्थागत वित्त प्रदान का सबसे लोकप्रिय साधन के तौर पे हम लोग सहकारी बैंक को मान सकते हैं, लेकिन नहीं, वो लोकप्रिय साधन व्यापारी ही होता है। अगला है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? सेठ, साहूकार, रिश्तेदार, व्यावसायिक बैंक या महाजन? तो संस्थागत वित्त का साधन व्यावसायिक बैंक ही है, जहां से हम लोग लोन उठाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी समितियों की संख्या कितनी है? 50, 75, 35 या 25? तो राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी समिति की संख्या 25 है। दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी? कृषक महाजन, भूमि विकास बैंक, प्राथमिक कृषि साख समिति या इनमें से कोई नहीं? तो ये भूमि विकास बैंक जो है यही दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने वाली एक संस्था है। भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा गया है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, पटना, बेंगलोर? तो मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा गया है। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? 1929 में, 1919 में, 1918 में या 1914 में? तो सहकारिता जो है वो 1919 ईस्वी में प्रांतीय सरकारों की हस्तांतरित विषय बन गई थी। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी? 190, 192, 199, 196? तो ये 196 है, यानी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंक की राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1966 में, 1980 में, 1969 में, 1975 में? तो 1969 में, यानी 1969 ईस्वी में व्यावसायिक बैंकों का पूरी तरीके से राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। और फिर एक लेवल 9 क्वेश्चन है कि साख एवं अथवा ऋण की आवश्यकताओं डैश की पूर्ति डैश संस्थानों द्वारा की जाती है। अगर ऋण और साख की आवश्यकता है तो ये वित्तीय संस्थान जैसे कि जो बैंक सब जो होते हैं उनके द्वारा ही इस सब का व्यवस्था किया जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा वित्तीय। कि ग्रामीण क्षेत्र में साहूकार द्वारा प्राप्त ऋण की मात्रा होती थी 30। डैश प्रतिशत प्राथमिक कृषि साख को ऋण प्रदान करती है? तो अल्पकालीन। कृषि साख समिति कृषकों को ऋण प्रदान करती है, वो अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में ही हो गई थी। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश की डैश माना जाता है? वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश का मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी माना जाता है। अगर वित्तीय संस्थाएं नहीं रहेंगी तो कोई भी देश नहीं चल सकता है। संघ सहायता समूह में लगभग डैश सदस्य होते हैं? तो संघ सहायता समूह में वह सहायता समूह पर निर्भर करता है कि उसमें कितने सदस्य रहेंगे। तो एक सहायता समूह में लगभग 15 से 20 महिलाएं रहती है। SHG में बचत और ऋण संबंधी अधिकार निर्णय लेते हैं समूह के सदस्य या कौन? तो ये समूह के सदस्य जो होते हैं वही ऋण संबंधित अधिकार के निर्णय लेने का कार्य करते हैं।
व्यावसायिक बैंक डैश प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करता है। तो बैंक जो होते हैं वो 4 प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करने का काम करता है। भारतीय पूंजी बाजार डैश वित्तीय संस्था प्रदान करती है। तो ये जो भारतीय पूंजी बाजार है ये दीर्घ कालीन पूंजी मतलब लंबे समय के लिए पूंजी देती है। सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधा उपलब्ध होता है छोटे या लघु। सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा छोटे या लघु पैमाने पर साख का एवं ऋण की आवश्यकता उपलब्ध होती है। वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है व्यक्तियों को, व्यवसायियों को, संस्थाओं को, सरकारों को या इनमें से सभी को। तो वित्तीय सेवाओं का जो आवश्यकता होती है वो व्यवसायिक मतलब सरकार को भी होती है, आदमी को भी होती है, और फिर जो व्यापारिक संगठन होती है उनको भी होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली में शीर्ष पर है व्यावसायिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय बैंक या फिर रिजर्व बैंक। तो सबसे शीर्ष पर यानी सबको लोन देने का काम भारतीय रिजर्व बैंक ही करती है, ये सबसे शीर्ष पर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संस्थागत वित्त का साधन कौन है? महाजन, साहूकार, व्यावसायिक बैंक या व्यापारी? तो जो संस्थागत वित्त का साधन जो होगा वो व्यावसायिक बैंक होगा। किस भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? तो मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। बिहार के वित्त के संस्थागत स्रोतों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सहकारी, व्यावसायिक बैंक, राज्य की संस्था या राष्ट्रीय संस्था? तो जो होगा मुख्य रूप से बिहार के वित्त संस्थागत स्रोत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हम लोगों की व्यावसायिक बैंक ही है जो कि लोन देने का कार्य करती है। बिहार के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? 5, 10, 15 या 20, 25? तो अभी तक बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या अब आपके बुक के हिसाब से देखो 5 थी, अब बढ़ गई होगी। भारत में सहकारिता का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1901, 1904, 1912 और 1915। तो भारत में सहकारिता का जो प्रारंभ है वो 1904 ईस्वी में हुआ था। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन है देशी बैंक, महाजन, व्यापारी या फिर सहकारी बैंक। तो जो महाजन होते हैं यही सबसे ज्यादा वित्त प्रदान करने का साधन होते हैं, और जो गांव के लोग अपने महाजन से ही पैसा उठाते हैं। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? 50, 75, 35 या 25? तो राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या मात्र 25 है। दीर्घकालीन प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? कृषक महाजन, भूमि विकास बैंक, प्राथमिक कृषि साख समिति, इनमें से कोई नहीं। तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था जो है वो भूमि विकास बैंक है। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र किसे माना जाता है? तो आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र होगा वो सेवा क्षेत्र को माना गया है। मानव पूंजी का प्रमुख घटक कितने हैं? तो मानव पूंजी के जो प्रमुख घटक है वो कुल मिलाकर 5 है। कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो जैसे कि हमने बताया कि उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य है, नहीं है। तो जो मध्य प्रदेश होगा वो बीमारू राज्य नहीं है। ओके, मध्य प्रदेश नहीं है। बीमारू राज्य कौन नहीं है? तो बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो उड़ीसा इसमें नहीं होगा, यानी आपका उत्तर हो जाएगा ग। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? सैन्य, वित्त, मॉल या रेल? तो जो मॉल सेवा वो एक प्रकार की गैर सरकारी सेवा के अंतर्गत आती है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत? तो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो हम लोगों को इनमें से कोई नहीं, यानी ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। विकसित देशों में कार्यबल का अधिकांश भाग कार्यरत रहता है। कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। जो विकसित क्षेत्र होते हैं उसके विकसित कार्यबल ज्यादातर सेवा क्षेत्र में लगे हुए होते हैं। एक अर्थव्यवस्था का आधार संरचना का निर्माण होता है कृषि द्वारा, उद्योग द्वारा, सेवा द्वारा, इन तीनों द्वारा। तो एक अर्थव्यवस्था के आधार का जो संरचना होता है वो मुख्य रूप से इन तीनों के द्वारा ही होता है, यानी सेवा, कृषि और उद्योग तीनों रूप से एक देश की अर्थव्यवस्था चलती है। सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है परिवहन सेवाओं द्वारा, संचार सेवाओं द्वारा, वाणिज्य सेवाओं द्वारा, इनमें से सभी द्वारा। तो जो सेवा क्षेत्र का जो निर्माण होता है, परिवहन, गाड़ी चलाने वाला भी सेवा में, संचार भी, वाणिज्य भी और सभी, उसका उत्तर हो जाएगा वो सभी। अगला क्वेश्चन है कि भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली? कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इनमें से दोनों। तो भारत को मुख्य रूप से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में ही, यानी भारत में ज़्यादातर IT एजेंट आपको बहुत ज़्यादा ही मिलेंगे, तब ना भारत के IT क्षेत्र के जो लोग हैं वो भारत विश्व के बड़े बड़े कंपनी में भी लगे हुए हैं। भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार की घोषित किया? प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी शिक्षा। तो भारत सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार में घोषित कर दिया
है कि अब 18 साल तक के बच्चे को पूरी तरीके से फ्री में शिक्षा मिलेगी। मानव पूंजी के कितने घटक? मानव पूंजी के 5 घटक हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन बीमार राज्य के अंतर्गत नहीं आता है? तो जो कर्नाटक होंगे नहीं आता है, तो कर्नाटक जो होंगे वो आपके सही उत्तर होंगे। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, ठीक है, कर्नाटक होंगे और उड़ीसा भी होंगे, तो इसका उत्तर ये ऑप्शन आ गया। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण या उपयुक्त तीनों? तो जो नई आर्थिक नीति आया था उसमें हम लोगों ने तीनों को ही क्या किया था कि अपने अंदर अपने अर्थव्यवस्था में शामिल कर लिया था। नहीं, हम लोगों ने सिर्फ वैश्वीकरण को किया था। वैश्वीकरण के कुल कितने अंग हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य रूप से 5 अंग होते हैं। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर, सैमसंग, कोका, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो जो आपका सभी होंगे, ये सारे के सारे क्या हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है कि विदेशी पूंजी और विनिमय पर रोक, व्यापार पूंजी तकनीक का स्थान से सूचना प्रवाह, देश के अर्थात विश्व की के समन्वय करना, सरकारी का विवरण नहीं। इसका आंसर होगा ख, यानी व्यापार पूंजी और तकनीक का हस्तांतरण, पूरे देशों के साथ साझेदारी करना। पार्ले समूह ने थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? तो कोका कोला के द्वारा ही थम्स अप को खरीद लिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण, अगला क्वेश्चन है कि ओके फटाफट करते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ होता है देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय बनाना। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला का विश्व। दूसरा है कि व्यापार पूंजी तकनीक हस्तांतरण सूचना प्रवाह के माध्यम से हम लोग वैश्वीकरण को बढ़ावा देते हैं। किसको बढ़ावा देते हैं? तो वैश्वीकरण को। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुत ही मुख्य भूमिका निभा रही है। विदेशी व्यापार विश्व के देशों के बाजारों का किसको जोड़ने का कार्य करती है? WTO की स्थापना सन 1995 ईस्वी में ही की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण की मुख्य विशेषता क्या है? वस्तुओं का मुक्त प्रवाह, पूंजी का मुक्त प्रवाह, प्रौद्योगिकी मुक्त प्रवाह, इनमें से सभी, यानी वैश्वीकरण में सभी चीजों का प्रवाह मुक्त रूप से होता है। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा कम होती, बढ़ती, घटती बढ़ती रही, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब हम लोग वैश्वीकरण करेंगे तो दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा क्या हो जाती है? इनमें से ओके प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका होता है नए कारखानों का स्थापना करना, स्थानीय कंपनी को खरीद लेना, स्थानीय कंपनी की साझेदारी करना। इनमें सभी तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है वो दूसरे देश में अगर निवेश करने का सबसे अच्छा तरीका वो ये मानती है कि वह नए कारखाने स्थापित कर ले या फिर सब कुछ। सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, सभी। तो सरकार की अभी जो नवीन जो आर्थिक नीति का अंग है, तो पहले तो वैश्वीकरण अपनाया गया था, लेकिन अब सरकार सब कुछ अपना रही है। वैश्वीकरण किसके जीवन स्तर में सुधार हुआ? सभी लोगों का, संपन्न लोगों का, अश्रमिक कुछ लोग का, इनमें से कोई नहीं। तो यानी वैश्वीकरण से सभी लोगों का क्या हो चुका है? सुधार हो चुका है जीवन स्तर में। भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जो घोषणा है वो 1986, 1980, 1987, 1988, तो ये 1986 में हुई थी। आपको उत्तर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो जो उपभोक्ता अधिकार दिवस है वो 17 अप्रैल, मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल या 22 अप्रैल। तो ये 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता जो हेल्पलाइन नंबर है वो 1811 फिर 4000 है। अगला क्वेश्चन है कि स्वनाभूषणों की परिशुद्धता को सूचित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? ISI, हॉलमार्क, एगमार्क या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप सोना चांदी लेते हो तो आप हॉलमार्क देखिए। जैसे कि अब तो भारत सरकार ने ये कानून भी लगा दिया था कि बिना हॉलमार्क का कोई भी सोना का प्योरिटी की मान नहीं होगी।
यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है, जो उपभोक्ता शिकायत करेगा जिला फोरम में, राज्य आयोग में, राष्ट्रीय आयोग में। तो अगर वह 1 करोड़ से कम है तो इसके बारे में वह राज्य आयोग से क्या कर सकता है, शिकायत कर सकता है। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने पर आवेदन शुल्क लगता है? कोई शुल्क नहीं लगता है, वो फ्री में आप शिकायत कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ताओं के शोषण का मुख्य प्रकार है माप तौल की कमी, मिलावट, भ्रामक प्रचार, तीनों। तो ये तीनों के द्वारा ही हम लोग उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं। अगला है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम है वो 1986 ईस्वी में ही पारित किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 115वां क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील को सुनने का अधिकार है राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों आदमी यानी राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग दोनों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील को सुन सकते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 जनवरी, 15 मार्च, अप्रैल, 15 दिसंबर। तो 15 मार्च को हर वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व निम्न में से कौन भोज्य पदार्थ की शुद्धता की गारंटी देता है? तो हॉलमार्क, एगमार्क, आईएसआई, बुलमार्क। तो जो एगमार्क होता है वह भोज्य पदार्थ की शुद्धता की गारंटी देने का कार्य करता है। तो दोस्तों ये टोटल लगभग 117 क्वेश्चन थे जो कि अर्थशास्त्र से थे। दोस्तों ये बहुत लंबा वीडियो हो गया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा का पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और आपको जितनी भी जो वीडियो है अभी तक हमने क्लास 10 के इतिहास इतिहास और भूगोल और फिर राजनीति शास्त्र और ये इकोनॉमिक्स, चारों का चारों वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, मतलब इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है। और आप लोग चाहें तो वहाँ से उस सारे का सारे वीडियो देख सकते हैं। और अभी हाल फिलहाल में आप लोगों का एग्जाम भी आने वाला है, तो इससे आप लोगों के एग्जाम के जितने भी जो क्वेश्चन है वो इन्हीं में से आने की ज़्यादातर संभावना है, क्योंकि ये सारे सारे बुक्स के क्वेश्चन थे। ठीक है दोस्तों, तो पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी से भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में नए कंटेंट के